जवाद साहब से हमारी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बहादुर अब्बास का सपोर्ट करना छोड़ दें। उनसे उनकी पाक छवि भी गंदी हो रही है, धुंधली हो रही है। बहादुर अब्बास नकवी है जो अपनी एरोगेंसी के मुताबिक वो वहाँ पर काबिज़ है, कब्ज़ा करना चाहता है। पिछले 4 टर्म से वहाँ पर वो जनरल सेक्रेटरी है, नहीं हटना चाहता। मार्च 2019 से लेके और मार्च 2025 तक तकरीबन 37 करोड़ रुपए की नर्सरी के ज़रिए सेल हुई है, जिसमें प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 17.5 करोड़ रुपए बनता है। तो ये 17.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, हम इसका जवाब चाहते हैं, इसका हिसाब चाहते हैं। मैंने 25 पेज की एक पूरी कंप्लेंट बना के मौलाना के सामने पेश की गई। उस दिन मौलाना साहब ने कहा सही है, ये कंप्लेंट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनल डिस्प्यूट ना हो और हम मिल के रहें। तो उसके फ़ोटोग्राफ्स भी सब लोगों को हाईलाइट आपको दिखा देंगे। उन्हें सब मिला के कहने लगे भाई ऐसा है, अब ये नहीं करेगा कि 9 महीने पहले इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और हम 11 लोग, जिसके अंदर हमारे सदर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, बगैर प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से, बगैर कंसेंट से उसने डिक्लेयर करके और हम लोगों को आउट कर दिया। नर्सरी में घोटाला है। बहादुर अब्बास ने पूरी दरगाह जो शराइन है और नर्सरी कब्जा कर रखी है। वो वहाँ पे पूरी लूट मार मचाए हुए है। नर्सरी में बहुत बड़ा सितम इनने ये किया कि वो कब्रिस्तान था हमारा, वहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा कब्रें थीं जो इसने बिस्मार करके उन्हें नर्सरी बना दिया, जो बुजुर्गों की कब्रें थीं। इतने बुजुर्गों से भी हमने ऑब्जेक्ट किया मत कर पर इन्हें वहाँ अपने गेस्ट हाउस भी बनाया उस कब्रों के ऊपर जहाँ ये रहता है। ये पूरा वसीम रिजवी की ट्रू कापी है। जैसे वसीम रिजवी ने यूपी के औकाफ को खुर्द किया, बहादुर अब्बास भी बिल्कुल ऐसा ही वही अमल कर रहा है। जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा हो रहा है और मुसलमानों का ये कहना है कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करना चाहती है, वहीं एक ऐसा मामला दिल्ली में सामने आया है जो एक प्राइम लोकेशन है, जोरबाग शिया प्रॉपर्टी है, उसको लेकर के कुछ आरोप दूसरे ग्रुप के ज़रिए लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर पैसों को लेकर हेरफेर की जा रही है। और उस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए दूसरा ग्रुप मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के आपके आरोप हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, जो आपने सवाल किया वो सवाल ही 2 अलग अलग है। वक्फ बिल है, उसके जो वक्फ बिल के अगेंस्ट हम भी हैं और सारे वो पूरे इंडिया भर के लिए, लेकिन ये मैटर इंडिविजुअल एक वक्फ का है और इंडिविजुअल वक्फ का ना होकर साथ में एक कमेटी का है जो इंटरनल मैटर है। लेकिन वो वक्फ मुतासिर हो रहा है उससे, जो वक्फ की जो कमाई है उसको खुद बुर्द किया जा रहा है। तो इसलिए हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंटरनल के लिए, हमारे लिए। हमारा वक्फ की मुखालफत नहीं है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि जो इतना बड़ा वक्फ है, दिल्ली का मेन वक्फ है, उसके प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ एक तरफ सरकार से बचाना है प्रॉपर्टीज़ को, वहीं आपस में आप लोग जो है इसको बचाने की बात कर रहे हैं। बचाने की बात नहीं कर रहे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं ताकि वो कंटिन्यूस जो है प्रॉपर ढंग से उसका मैनेजमेंट हो सके। क्या आरोप हैं आपके, किस तरह? देखिए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, वो इंटरनल मैटर है और वो उसके लिए हम जद्दोजहद पे लगे हुए हैं। और हमारा दूसरा वक्फ के लिए, वक्फ के अंदर हमारा कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। वक्फ वो है, शाह मर्दा वक्फ है और उसके वक्फ सेंटर के जो वक्फ बिल है उसके हम अगेंस्ट हैं। तो किस तरह के आरोप हैं, साफ साफ बताइए ना, किस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं और जो कौन लोग हैं जो खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जो हिसाब नहीं दे रहे हैं या फिर पैसा मार रहे हैं? देखिए, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट यही हैं, इन्होंने सारे आरोप आपको बता दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। सब आपको करने वाला बहादुर अब्बास नकवी है जो अपनी एरोगेंसी के मुताबिक वो वहाँ पर काबिज़ है, कब्ज़ा करना चाहता है। पिछले 4 टर्म से वहाँ पर वो जनरल सेक्रेटरी है, नहीं हटना चाहता और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट करा के ऐसा कर लिया है कि वो कंटिन्यू वहाँ रहे और वहीं पर वो अपने लैंड माफिया लोग, महाजन हैं वहाँ पर, जो डीडीए का एक बहुत बड़ा स्कैम किया 600 करोड़ का, वो कंटिन्यू वहाँ आता है। कुछ और दूसरे लोग आते हैं, कुछ बैड एलिमेंट आते हैं, रात के 12-1-2 बजे तक रहते हैं और यहाँ का माल खुर्द करते हैं, यहाँ का मिसयूज़ करते हैं, उस जगह का मिसयूज़ करते हैं जो हमारा। देखिए, ये एक मोतबर जगह है और ये रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके की यहाँ इसका मिसयूज़ करता है या इवन तक कमर्शियल एक्टिविटी भी करता है तो उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। और यहाँ ये सब कुछ करता है, वहीं कंटिन्यू रहता है, सारा माल इसका वहाँ भरा रहता है और वहीं से ये सेल करता है। तो इस मामले को आपने इंटरनल फोरम में उठाया कभी
कि इस तरह का पूरा मामला हो रहा है, तो क्या उस पर सुनवाई हुई? मौलाना कलवे जव्वाद सुनने में आता है कि वो पूरा देख रेख करते हैं और उन्हीं का आदमी है, क्योंकि हम लोगों को भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो वही बुलाते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर जब ये मामला आया तो मैंने उसकी शिकायत की और मैंने मौलाना कलवे साहब ने कहा कि भाई आप इसे बताइए क्या क्या चीज़ है, क्या क्या काम। तो मैंने 25 पेज की एक पूरी कंप्लेंट बना के मौलाना के सामने पेश की गई। उस दिन मौलाना साहब ने कहा सही है, ये कंप्लेंट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनल डिस्प्यूट ना हो और हम मिल के रहें। तो उसके फ़ोटोग्राफ्स भी सब लोगों को हाईलाइट आपको दिखा देंगे। उन्हें सब मिला के कहने लगे भाई ऐसा है, अब ये नहीं करेगा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद उसने क्या किया कि 9 महीने पहले इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और हम 11 लोग, जिसके अंदर हमारे सदर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, बगैर प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से, बगैर कंसेंट से उसने डिक्लेयर करके और हम लोगों को आउट कर दिया और एक नई कमेटी खेल कर ली। उसके अंदर ये भी थे, मगर ये ईमानदार आदमी हैं और डॉक्टरेट है किए हुए हैं, हॉर्टिकल्चर के रहे हैं। तो इन्होंने उसके सारे जितने भी मामले पकड़े और 2 मीटिंगों में ही उसे नंगा कर दिया। अब वो तीसरी मीटिंग से पहले वो इसके ख़िलाफ़ हो गया और इनके ख़िलाफ़ वो एक्शन लेने लगा, इन्हें धमकी देने लगा और यहाँ तक किया कि इनके बच्चों के ख़िलाफ़ FIR कराई, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ भी कराई, मेरे भी ख़िलाफ़ कराई। और मस्जिद के अंदर रमज़ान के दिनों में, जबकि रमज़ान के दिनों में कोई भी ऐसा नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ ना जाएं और जो वो गलत काम कर रहा है वो हाईलाइट ना करें। कितना अमाउंट है जो लगता है आपको खुर्द-बुर्द हुआ है और कितने टाइम से पूरा चल रहा है? देखिए, मैं बता दूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं अंजुमन हैदरी का। तो अमाउंट तो बहुत बड़ा है मुख्तलिफ से, पर हमने जो आप लोगों के सामने लाए हैं वो लाए हैं ताकि हम इसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर सकें। हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम तो इसकी अंजुमन हैदरी की बहुत सारी हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नर्सरी की ख़रीद व फ़रोख्त है और उसके बाद जो दरगाह अलिया में जो हमारी गोल के रखी मनी बॉक्स है वो है, एक टावर लगा हुआ है, रसीदें हैं, कोपिन बिकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से आमदनी होती है। तो वो उसका कोई हमारे पास ख़ास डाटा नहीं है, क्योंकि वो तो गोलक खुलती है और ये जितना भी निकालते हैं निकाल लेते हैं। उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं करते, कोई रिकॉर्ड नहीं करते, कब पैसे जमा करते हैं कब नहीं करते ये कोई उनको नहीं मिलता। क्योंकि नर्सरी के लिए ये था कि ये हर रोज़ इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल हाल थी। मैं क्योंकि हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, PhD हूँ मैं हॉर्टिकल्चर में और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर इंचार्ज था एज ए गार्डन सुपरिटेंडेंट। तो मैं दफ्तर का चलाने का तरीका जानता था। मैंने एक चीज़ शुरू कराया था नर्सरी में ख़ास करके कि रोज़ाना की सेल और परचेज़ एक पर्चे पे आए, वो दिखाऊँ मैं आपको। तो बेटे बोला ना, चलिए। तो वो रोज़ाना ये निकल के आती थी। हमने नर्सरी का अंजुमन हैदरी ने जो टेक ओवर किया था वो मार्च 2019 को लिया था, मार्च 2025 को पूरे 6 साल हो गए। तो 6 साल की मैंने एक टेंटेटिव सेल निकाली मुख्तलिफ, 2023 में भी का भी है सब, उसके बाद 22 का भी है। तो तकरीबन 35 करोड़ रुपए 6 साल की सेल है, नॉट प्रॉफिट, सेल। अब अगर हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, जो हम वहाँ पर फार्मूला है 50% प्रॉफिट होता है, तो ये 50% प्रॉफिट जो है वो 17.5 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर हम इसमें और भी रियायत कर देंगे सीज़न ऑफ ऑन का 2.5 करोड़, तो 15 करोड़ रुपए की बिल्कुल नेट आमदनी जो है वो नर्सरी से हुई है। तो क्या जो सेल और परचेज़ का है वो अकाउंट से नहीं होता है, क्या सब कैश में चलता है वहाँ पर? मतलब जहाँ सेल हो गई तो उसको अगले दिन अकाउंट में डलवा दिया जाए, इस तरह का कुछ? नहीं, अगले दिन तो नहीं डलवाते, अपनी मर्ज़ी से डलवाते रहते हैं। ये हैं और अहमद डोसा फाइनेंस सेक्रेटरी, इन्हीं दोनों के बीच होता रहता है। पर हमें तो यहाँ तक पता रहता है कि ये भी बहुत बदी। अब इन्हें 12 मार्च के बाद इसे बंद कर दिया वो गोशवारा भेजना, जो भेजता था सवाल, जो हमने सवाल जवाब शुरू किए। तो इनने सोचा कि ना वो होगा मरे ना, कहावत है, तो ये बात क्वेश्चन ही ना पैदा होने का उन्होंने भेजना बंद कर दिए। तो ये आमदनी का तो हम मौलाना कलवे जव्वाद का डायरेक्ट इंटरफेयर है वहाँ पर, तो उनसे आपने शिकायत की या ऐसा लगता है कि मौलाना भी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं? देखिए, इससे पहले एक बात और कर दूं मैं। नर्सरी में बहुत बड़ा सितम इनने ये किया कि वो कब्रिस्तान था हमारा, वहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा कब्रें थीं जो इसने बिस्मार करके उन्हें नर्सरी बना दिया, जो बुज़ुर्गों की कब्रें थीं। इतने बुजुर्ग के उसे भी हमने ऑब्जेक्ट किया, मत कर पर इन्हें वहाँ अपने गेस्ट हाउस भी बनाया उस कब्रों के ऊपर जहाँ ये रहता है। और कलवे जवाद साहब का जो आपने सवाल किया था, कलवे जवाद साहब हमारे चीफ पैटर्न है। हमने रईस साहब का मामला जो बताया वो भी उनके पास शिकायत बताई, जो मेरे साथ उसने तर्ज अमल किया, क्योंकि अपने पैनल में मैं जीता, बाकी इन्हें हरवा दिए, क्योंकि अकेला मैं न पूछता नहीं, मैं भी हार जाता, तो न पूछ था तो मैं इसलिए आ गया। तो इसने इलेक्शन में भी धांधलेबाजी कराई। ये चाहता है ये कोई और ना आए बाहर का,
हम ही रहे। तो ये मीटिंग में दो मीटिंग में मैंने एक मीटिंग 16 फरवरी की हुई है, दूसरी मीटिंग हुई है 2 मार्च की। तो मैंने जो क्वेश्चन किए से स्टॉक की एंट्री है, पौधों की है, सब चीज़ें, कुछ नहीं था। मतलब इतने अजीब किस्म की धांधलेबाजी, घपलेबाजी, ये बच नहीं। आपका कहना है कि इलेक्शन 9 महीने पहले कराया गया, तो क्या इन सारी शिकायतों को लेकर कोई कानूनी चाराजोई का आप मन बना रहे हैं, कोर्ट जाने की बात? नहीं, अभी तक तो हमने कानूनन कोई रुजू करने की कोशिश नहीं करी। हमने यही सोचा कि हम अपने चीफ एडमिन, जिनकी हम इज़्ज़त भी करते हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, हम उन तक बात पहुँचाएँ। अभी भी कोशिश कर रहे हैं हम कि वो हमारी बात सुन लें, और बात सुनने के बाद जो वो कहें, हमें पहले भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि रईस अब्बास साहब की कंप्लेंट पे और फिर उन्होंने कहा कि चलिए आपस में मिल जाइए और आगे से ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहादुर ने उनकी बातों को भी नज़रअंदाज करके इलेक्शन पहले करवा लिया, और रईस अब्बास को और इनके दूसरे साथी जितने भी थे, वो, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं, बट इन लोगों को इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिए। में घोटाला है। बहादुर अब्बास ने पूरी दरगाह जो शराइन है और नर्सरी कब्जा कर रखी है। वो वहाँ पे पूरी लूट मार मचाए हुए है। बहुत बड़ी सेल होती है रोज़ाना, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रोज़ सेल है। उस पैसे का कोई अता पता नहीं चलता, पूरा कब्जा है। इसके साथ माफिया गुंडे हैं। हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं बहैसियत मेंबर, और मैं क्योंकि नायब सदर हूँ वहाँ का, आज भी हूँ, और तो हम जो सवाल करते हैं तो उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देता। हमने इसलिए जाना कम कर दिया वहाँ पर कि जब हम जाते हैं तो हमें अपनी लाइफ सेफ्टी सिक्योरिटी का अंदेशा रहता है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है वहाँ पर? देखिए करोड़ों में है। देखिए नर्सरी का मैंने अभी बताया आपको, नर्सरी की सेल मार्च 2019 से लेके और मार्च 2025 तक तकरीबन 37 करोड़ रुपए की नर्सरी के ज़रिए सेल हुई है, जिसमें प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 17.5 करोड़ रुपए बनता है। तो ये 17.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, हम इसका जवाब चाहते हैं, इसका हिसाब चाहते हैं। क्या मांग है आपकी इस मामले में? क्या ऑडिट होना चाहिए? मैं चाहता हूँ इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट कराए, और कलवा जवाब साहब इसमें आए और हमारे इसको हटा दें फ़ौरन यहाँ से, ताकि ये मज़ीद और इन्फ्यूजन में लूट मार न मचाए और पिछले पैसे इससे वसूल की जाए। ये पूरा वसीम रिजवी की ट्रू कापी है। जैसे वसीम रिजवी ने यूपी के औकाफ को खुर्द किया, बहादुर अब्बास भी बिल्कुल ऐसे ही वही अमल कर रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें इंटरवीन करे, लेकिन कुछ साल पहले हमने देखा कि शायद मतदाता से जुड़े हुए लोग ही कहते थे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का इस पर कोई हक नहीं है, हमारी है तमाम चीज़ें। और जो आप कह रहे हैं कि बहादुर अब्बास तमाम चीज़ें कर रहा है, तो बहादुर अब्बास को किसकी सरपरस्ती हासिल है? क्योंकि उसके संरक्षक तो मौलाना कलवे जवाब साहब हैं। मैं मेरा जवाब का सवाल आपने दे दिया, आपने जवाब दे दिया। देखिए ऐसा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, हम लोग अपनी आमदनी का 7% पैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जमा करते हैं ऑडिट करा के, ठीक है। तमाम औकाफ सारे औकाफ को वही गवर्न करता है, दिल्ली औकाफ, दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है। अंजुमन का जो रजिस्ट्रेशन पर हमारी जो अंजुमन में तौलियत में है सब। अब देखिए वो किसी भी, अब मेरा बेटा है मसलन, अगर वो किसी से झगड़ के आ जाए तो मेरा फ़र्ज़ है हेड ऑफ द फैमिली कि मैं उसको गलत सपोर्ट ना करूं। तो कलवा जवाब साहब से हमारी ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बहादुर अब्बास का सपोर्ट करना छोड़ दें। उनसे उनकी पाक छवि भी गंदी हो रही है, धुंधली हो रही है। हमने उनसे कई, हमने अपने ये पैगाम भी कलवा जवाब साहब को पहुँचाया है पर्सनल। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास पहली बार आ गए हैं, इसको चलते हुए मुहिम को हमारे 3 महीने हो गए। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, अब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आए हमारी बात सुने, और जो हक बात है, अगर मतलब इसका पूरा पोस्टमार्टम कराएं। हम गारंटी है दे रहे हैं कि हमने इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। हाँ जो साहब